नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में HSSC के द्वारा जो विभिन्न एग्ज़ाम लिए गए थे, विभिन्न ट्रेडों से संबंधित, विभिन्न पोस्टों से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम लिए गए थे, उसमें हरियाणा और इंडिया जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज जो आपकी क्लास रहेगी 14 नंबर क्लास रहेगी, उससे पहले आपकी 13 क्लासें आ चुकी है और हर एक क्लास के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है। ठीक है भी, और इन क्लासों की आपको जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों की आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जा रही है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जीके भाई जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल के ऊपर आपको क्या है, सभी तरह की PDF मिलेगी। ये PDF तो आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, जनवरी 2020 से लेके और जून 2021 तक की आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF भी वहीं पर मिलेगी। और हाल ही में हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था मेल का, वो पेपर तो चलो रद्द हो गया था, परंतु उस पेपर के अंदर करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, वो करंट अफेयर सारी की सारी हमारी PDFों से पूछी गई है। ठीक है भी, तो आप सब बच्चों से गुजारिश है भी उन PDFों का भी क्या करो, आप अध्ययन करो। ठीक है भी, और कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है, हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो हमारे चैनल जीके भाई जीनियस सुभाष सर को क्या करे, वो सब्सक्राइब भी करे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो लाइक भी किया करो, और ज़्यादा अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर भी किया करो। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताया करो किसी तरह का सुधार करने की सुधार कर सकते हैं। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? सैकड़ों बार। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हुआ होगा जिस एग्जाम के अंदर इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन न पूछा होगा। ठीक है भी, यानी अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में अब तक 3 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है भी, कब कितनी बार लगा है? 3 बार है राष्ट्रपति शासन लगा है। आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले तो लगा था 1967 में। कब लगा था? 1967 में। उसके बाद में फिर 1977 में लगा था, और फिर जैसे जिक्र करें तो 1991 में। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में, 1967, 1977 और 1991 के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया हरियाणा में कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लगा था? तो 1951 में लगा था आपके पंजाब के अंदर। किस में लगा था? आपके पंजाब के अंदर लगा था। राष्ट्रपति शासन जो राज्य के अंदर लगता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 356। एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तो अनुच्छेद 352 होता है, संपूर्ण देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। एक 356 होता है जिसके अंतर्गत किसी राज्य का मशीनरी तंत्र, ठीक है भी, या उस राज्य का जो कानून के अंतर्गत शासन न चले, तो वहाँ पर 356 की राज्यपाल क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। और एक होता है 360। 360 जो होता है ये वित्तीय आपात होता है। कौन सा आपात होता है? आपका वित्तीय आपात होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 3 बार लगे थे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था भी, उसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया भी, पहली बार 1967 में जब लगा था ना, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, उसमें मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। राव वीरेंद्र सिंह। VN चक्रवर्ती जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे, वो राज्यपाल थे उसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे भी, उसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। दूसरा लगा था आपको, जैसे मैंने बताया था 1977 में। उस समय भी आपसे पूछा जा सकता है कौन? बनारसी दास उस समय क्या थे? हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री थे बनारसी दास। जय सुखलाल हाथी उस समय क्या थे? आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के अंदर राज्यपाल थे। और केंद्र में जो प्रधानमंत्री थे 1977 में, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में, मोरारजी देसाई भी क्या थे? मोरारजी देसाई उस समय भारत की क्या थे? प्रधानमंत्री थे। 1977 में गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार बनी थी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 4 साल बाद आता है। ये चीज़ आपको क्लियर कर सकते हो। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? VD जत्ती। VD जत्ती आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरे ऐसे राष्ट्रपति
ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। भी हरियाणा में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें वीडी जत्ती थी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में 1991, जैसे मैंने बताया था 1991 में। उसमें हरियाणा की मुख्यमंत्री थी ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। धनिक लाल मंडल क्या थे, उसमें हरियाणा के राज्यपाल थे धनिक मंडल लाल मंडल का जैसे जिक्र करें। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री, जिसको भारत में युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर। भी कौन थे, चंद्रशेखर। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर को। ठीक है भी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आर वेंकटरमन उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। भी भारत की क्या थे, राष्ट्रपति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछा। देखो मैंने तो सारे के सारे आपके रिपीट कर दिए हैं, क्योंकि अगर आपसे राष्ट्रपति शासन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा, उससे बार आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वह अर्थशास्त्री जो समाज को एक सामाजिक प्राणी मानता है, वह समाजशास्त्री जो समाज को एक आदर्श प्राणी मानता है, जो संरचना और कार्य के सामंजस्य को रखता है। भी ठीक है, जो संरचना और कार्य के सामंजस्य को रखता है। अगस्ट काम्टे हैं, जॉर्ज मिशेल है, या फिर एमिली डार्क। तो ये अगस्ट काम्टे हैं। भी खास करके मैंने जैसे आपको बताया था, ये जो समाजशास्त्री जो है वो अगस्ट काम्टे है। भी कौन है आपके, अगस्ट काम्टे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। भी ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, समाज शास्त्र। ठीक है भी, समाजशास्त्र जो है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सोशियोलॉजी। क्या बोलोगे आप, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के जो पिता है ना, वो कौन, आपके अगस्ट काम्टे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा इस चीज़ों के बारे में। सोशियोलॉजी के अगस्ट काम्टे हैं। हिस्ट्री के अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए, हेरोडोटस है। हिस्ट्री के कौन है आपके, हेरोडोटस। आप पढ़ सकते हो इस चीज़ के बारे में। इसके बाद में जैसे अगर आपसे पूछे ज्योग्राफी के कौन है, हिकेटियस। अभी ज्योग्राफी की कौन है, हिकेटियस है। जैसे पूछे आपसे अरस्तु के बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का अगर आपसे पूछे तो अरस्तु है। पॉलिटिकल साइंस के कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के भी अगर आपसे पूछे तो कौन है आपके, अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जैसे जिक्र करते हैं, जंतु विज्ञान का जिक्र करते हैं, उसके भी कौन आपके, अरस्तु है भाई। इसके बाद में अगर आपसे पूछे जा सकते हैं जेनेटिक्स विज्ञान जो है उसके पिता कौन है, तो उसके पिता आपको ध्यान होना चाहिए मेडले का जैसे जिक्र करते हैं। क्या है आपके, मेडले। तो जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्टों के पिता भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता कौन है, खास करके ये फर्स्ट से लेके फाइनल तक हर साल ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता कौन है, तो वुड्रो विल्सन। कौन है, वुड्रो विल्सन है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, वुड्रो विल्सन। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। तो इस तरह के सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वन नीति वर्ष में खालिस्तान वर्ष में बनाई गई थी। वन नीति का जिसे जिक्र किया, हरियाणा में वन नीति जो बनाई गई थी खालिस्तान वर्ष में बनाई गई थी। ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 2000 में बनी थी, 1994, 2006 या फिर 2010 के अंदर। तो हरियाणा में वन नीति जो बनी थी ना, वो 2006 के अंदर बनी थी। हरियाणा में वन नीति कब बनी थी, 2006 के अंदर बनी थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा वन विभाग का जैसे जिक्र करें ना, वन विभाग, तो हरियाणा वन विभाग की जो स्थापना जो हुई थी ना, वो तो हुई थी आपके दिसंबर 1989 में। कब हुई थी, दिसंबर 1989 में। मुख्यालय जो इसका जैसे जिक्र करते हैं तो कहाँ पर है, इसका पंचकुला के अंदर है। परंतु हरियाणा वन नीति की जो स्थापना की गई थी वो 2006 में की गई थी। कब की गई थी, 2006 में। मैंने कई बार एक दिन पहले भी आपको करंट अफेयर के अंतर्गत जैसे बताया था इस चीज़ के बारे में। यानी हरियाणा जो वन विभाग की प्रमुख नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय का जिसे जिक्र करें ना, देश की प्रथम महिला जो रही है वो अमरिंदर कौर रही है भी, ठीक है। अमरिंदर कौर का जैसे जिक्र करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, अगर पूछे ना भी देश की पहली महिला जो वन विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई है तो अमरिंदर कौर है, और ये हरियाणा की, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में। तो ऐसे आपके बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भी। तो 2006 में हरियाणा में वन नीति बनी थी। हरियाणा वन विभाग की स्थापना 1989 में हुई थी। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1989 के अंदर हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन खालिस्तान होता है। भी विटामिन डी की कमी से खालिस्तान होता है। एक दिन पहले भी जिक्र किया था, रात्रि अंता, रिकेट्स, वरंता या सकरवी। तो रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है। भी आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है वो किससे होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। बी की कमी से बेरी होती है। और सी की कमी से कौन सा होता है आपका, सकरवी नामक रोग हो जाता है। भी क्या हो जाता है, सकरवी मसूड़ों में जैसे जिक्र करते हैं। विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था 1-2 बार क्वेश्चन ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो सूर्य का जो प्रकाश है ना वो विटामिन डी का सबसे अच्छा क्या है, स्रोत है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से बांझपन का जो नपुंसकता नामक रोग हो जाता है वो भी आपको पढ़ना जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो आपका है वर्णांतता, क्या है, वर्णांता। ये क्या होता है, ये होता है आपका कलर विजन। भी क्या होता है आपका, कलर विजन होता है भी, ठीक है भी। इसको गॉड गिफ्टेड कह सकते हो भी, आप क्या कह सकते हो, ये गॉड गिफ्टेड। इसको चेंज नहीं कर सकते भी हम, क्या नहीं कर सकते चेंज। अगर किसी को वर्णांता है ना, कलर विजन है, कलर ब्लाइंड जो है, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। खास करके हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, कोई लाइसेंस बनवाते हैं या आंखों का जैसे टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो किताब से पढ़वाई जाती है ना, अक्सर जो होते हैं उसमें रंग रंगीले जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो आपका कलर विजन चेक करने के लिए। कलर ब्लाइंड खासकर रेलवे में तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में रेवाड़ी के बीच, ये रेवाड़ी से खालिस्तान के बीच चली थी, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में रेवाड़ी खालिस्तान से रेवाड़ी के बीच चली थी। रोहतक का जैसे जिक्र किया है रोहतक है, या फिर चंडीगढ़ का जैसे जिक्र किया है चंडीगढ़ है, दिल्ली है, या फिर बम्बई के बीच में, ठीक है भी। तो आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज़ के बारे में। हरियाणा में जो पहली रेल चली थी ना, सबसे पहले जो रेल चली थी वो चली थी 1873 में रोहतक और दिल्ली के बीच में। किसके बीच चली थी, रोहतक और दिल्ली के बीच चली थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतक और दिल्ली के बीच चली थी। कि जैसे जिक्र करते हैं दिल्ली का जो है ना सराय रोहिला का जैसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, जैसे सराय रोहिला। तो दिल्ली और सराय रोहिला, रोहतक, रेवाड़ी और सराय रोहिला के बीच क्या थी, ये आपकी चली थी। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का, जैसे जिक्र करें सबसे पहले अगर आपसे पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन भी, ठीक है भी, हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन जो रहेगा ना वो रेवाड़ी रहेगा भी। हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका रेवाड़ी रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। रेवाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं सबसे बड़ा जंक्शन जो रेवाड़ी रहेगा। और हरियाणा में रेलवे का मुख्यालय अगर पूछे ना तो वो रहेगा आपका अम्बाड़ा में, ठीक है। हरियाणा में रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, अम्बाड़ा में है। जबकि सबसे बड़ा जंक्शन जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, आपका रेवाड़ी के अंदर रहेगा। भारतीय रेल जो चली थी सबसे पहले 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। इसीलिए 16 अप्रैल को हर साल हम क्या बनाते हैं, रेल दिवस के रूप में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेल दिवस के रूप में बनाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर कर सकते हो भी। हरियाणा में मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली थी, तो गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन जो चली थी ना वो गुरुग्राम में चली थी। कब चली थी, आपको ध्यान होना चाहिए, 2010 के अंदर, 2010 में। एक क्वेश्चन और रिपीट होता है सबसे ज़्यादा, जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा में सीएनजी ट्रेन सबसे पहले, भारत में सबसे पहले सीएनजी जो ट्रेन चली थी ना वो भी हरियाणा में चली थी। कहाँ चली थी आपकी सीएनजी ट्रेन, है हरियाणा में चली थी। कब चली थी, आपको ध्यान होना चाहिए, जनवरी 2015 में, ठीक है। जनवरी 2015 में चली थी। किस किस के बीच में चली थी, रेवाड़ी और रोहतक के बीच में, रेवाड़ी और रोहतक, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन जो चली थी वो दिल्ली और रेवाड़ी के बीच चली थी 1873 में। सीएनजी जो ट्रेन चली थी 2015 के अंदर वो रेवाड़ी और रोहतक के बीच चली थी। और मेट्रो का जैसे जिक्र करते हैं, मेट्रो सबसे पहले जो चली थी आपकी 2010 में गुरुग्राम के अंदर। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भी। और इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सर भी, सुभाष सर भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे भी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जिसे जिक्र किया भी कि प्रथम महानिदेशक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम है, जेम्स प्रिंसपी है, दयाराम साहनी है, फिर या मार्टिन है, सर मार्टिन व्हीलर का जैसे जिक्र किया है। तो आप सब बच्चे जानते हैं ये जो महानिदेशक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे भी। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, अलेक्जेंडर
तो प्रथम निधि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और भारतीय पुरातत्व जो विभाग है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके पिता भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पिता अर्थात जनक कहा जाता है। ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये इसके पिता या जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए। बंगाल एक इंजीनियरिंग ग्रुप जो था ना, ये वैसे तो ब्रिटिश थे भी, क्या थे, इंग्लैंड से संबंध रखते थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। परंतु भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या इनको पिता या जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन दे रखा है जेम्स प्रिंसपे, ठीक है। जेम्स प्रिंसपे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में ब्राह्मी लिपि का जैसे जिक्र करते हैं ना, ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी, ब्राह्मी और कौन सी थी? खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले जो काम किया था वो किसने किया था? जेम्स प्रिंसपे ने। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के जो शिलालेख थे, उन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले जो 1837 में जो काम किया था वो किसने किया था? जेम्स प्रिंसपे ने, ठीक है भी। यानी अशोक के शिलालेख पढ़ने का जो वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो जेम्स प्रिंसपे था। कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में। अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वो 3 लिपियों का महत्वपूर्ण आपको ध्यान होना चाहिए। 3 लिपियों का जैसे जिक्र करते हैं, एक तो आपकी है खरोष्टी, क्या है आपकी? खरोष्टी। उसके बाद में ब्राह्मी का जैसे जिक्र करते हैं, और एक थी अरेमाइक, क्या थी? अरेमाइक। तो इन लिपियों के अंदर क्या लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख के लिखे गए थे। शिलालेख लिखने की परंपरा भी किसने शुरू की थी? आपको ध्यान होना चाहिए, अशोक ने, ठीक है। दयाराम साहनी का भी बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं। इन्हीं की देखरेख में 1921-22 के अंदर किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज की गई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता जो बोलते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो बोलते हैं, उसकी खोज करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? दयाराम साहनी थे। भी कौन थे? दयाराम साहनी ने 1921-22 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। उसके बाद में 1922 में आपको ध्यान होना चाहिए, राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी ने किसकी खोज की थी? आपकी मोहनजोदड़ो की। भी किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोदा गया था वो हड़प्पा था भी। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता दिया गया था भी। सर मार्टिन वेलर भी क्या थे? आपको ध्यान होना चाहिए, एक पुरातत्वविद थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? भी उत्तर भारत में सर्दियों वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, अरब सागर के मानसून है, बंगाल की खाड़ी या फिर उत्तरी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है? उत्तर भारत में सर्दियों के अंदर क्या होती है? बारिश होती है। मैंने 1-2 बार पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया था भी। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होती है? उत्तर भारत के अंदर सर्दियों के मौसम में क्या होती है? वर्षा होती है भी। क्या होती है? वर्षा। उसके अलावा जैसे जिक्र अरब सागर से मानसून, यानी ये भारत का जैसे जिक्र करते हैं, ये आपका अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? आपका अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं ना, इन मानसूनी हवाओं से सबसे ज़्यादा भारत में क्या होती है? बारिश होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, यानी अर्थात बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है भी। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? आपकी मेघालय में। कहाँ पर होती है? आपकी मेघालय के अंदर। ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है भी। क्या करना है? समझना। पढ़ने तो पढ़ेंगे भी, ऐसे तो समझ में आएंगे नहीं भी। आप डायरेक्ट कहते हैं तो भी समझ में आ जाएंगे, नहीं, पहले पढ़ो, उसके बाद तो उनको फिर सिर्फ समझना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटक है किस नदी पर बसा हुआ है? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, कटक जो है ये एक शहर है भी। क्या है? कटक एक है शहर है। किस नदी के किनारे स्थित है? आपका गंगा, महानदी, शिप्रा या फिर यमुना? तो महानदी के किनारे स्थित है भी। किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। किस राज्य के अंदर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, उड़ीसा राज्य के अंदर। किस राज्य में ये? उड़ीसा राज्य के अंदर है भी। और किस लिए जानते हैं कटक को? आपको ध्यान होना चाहिए, कटक में उड़ीसा का क्या है? उच्च न्यायालय है भी, हाई कोर्ट है भी। क्या है? हाई कोर्ट है। इस और क्या है कटक में? आपको ध्यान होना चाहिए, कटक के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 23 जनवरी 1897 में कटक
उड़ीसा के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और किस लिए कटक पढ़े भी? कटक के अंदर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी, ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हो। और क्या पढ़ें सर इसके बारे में? कटक को उल्टा सुल्टा कैसे लिखो? कटक ही लिखा जाएगा भी। क्या लिखा जाएगा? कटक ही लिखा जाएगा। महानदी के किनारे ये स्थित है। संबलपुर का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, महानदी के किनारे स्थित है। अब देखो गंगा ऑप्शन दिया हुआ है। गंगा नदी के किनारे भी बहुत से नगर स्थित है, आपको ध्यान चाहिए। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा में जैसे आप जिक्र कर सकते हो ऋषिकेश, अभी क्या है? ऋषिकेश। हरिद्वार का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। हरिद्वार के बाद जैसे आप जिक्र कर सकते हो इस चीज़ के बारे में इसके बाद में जैसे प्रयागराज का जैसे जिक्र कर सकते हो। किसका? प्रयागराज का जैसे जिक्र करते हो। वाराणसी का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। पटना का जैसे आप मैं चर्चित शहर आपको बता रहा हूँ, बड़े जैसे नहीं बताए। तो गंगा नदी के किनारे आप पटना याद कर सकते हो, वाराणसी याद कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र करा प्रयागराज इलाहाबाद का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। हरिद्वार का जैसे जिक्र करते हो। ऋषिकेश का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। शिप्रा नदी के किनारे स्थित जो आपका शहर है वो कौन सा? उज्जैन है भी। क्या है आपका? उज्जैन, जिसको महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को किस नगरी के नाम से? महाकाल है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कुंभ का क्या लगता है? मेला भी लगता है। अभी कुंभ का क्या लगता है? मेला। यमुना नदी के किनारे आप आगरा याद कर सकते हो भी, आगरा है। मथुरा का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, आगरा मथुरा, ठीक है भी। उसके बाद में दिल्ली का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, सोनीपत। ये किस नदी? करनाल। ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपका यमुना नदी ने, ठीक है भी। तो इस तरीके से सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भी, ये पूछा गया। 7वां है, छठा है, ठीक है भी। 7वां, छठा या फिर प्रथम या दूसरा का जैसे जिक्र किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। मैंने कई बार ये आपको बताया है भी। क्षेत्रफल में हमारा जो स्थान कौन सा? 7वां है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था भी, जैसे पृथ्वी के बारे में याद होना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी के 71% भाग के ऊपर तो जल है, क्या है? जल है। और 29% भाग के ऊपर क्या है? धरातल है भी। ठीक है भी। तो धरातल 29% और 71% पर क्या है? जल है। ये चीज़ आप याद कर सकते हो। विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो देश कौन सा? वो रूस है भी। ठीक है, प्रथम जो देश रहेगा वो कौन सा रहेगा? रूस रहेगा। उसके बाद में दूसरा नंबर किसका? कनाडा है। तीसरा जो नंबर किसका? यूएसए है। चौथा नंबर कौन सा आपका? चीन का है। चीन आप पढ़ सकते हो इस चीज़ के बाद में। 5वां नंबर किसका है? ब्राज़ील का है भी। ठीक है, 5वां नंबर किसका है? ब्राज़ील का है। छठा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है भी। ठीक है, और 7वां जो रहेगा वो किसका रहेगा? भारत का रहेगा। प्रथम आप रूस पढ़ोगे, दूसरा आप कनाडा पढ़ोगे, तीसरा यूएसए, चौथा आप चीन, 5वां आप ब्राज़ील पढ़ोगे, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां फिर क्या पढ़ोगे आप? भारत पढ़ोगे। अब और भी अगर श्रृंखला चलनी है भारत के बाद में आप पढ़ सकते हो तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम है अर्जेंटीना का, जैसे जिक्र करते हुए ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना के बाद आप कजाकिस्तान का जैसे जिक्र कर सकते हो, कजाकिस्तान है। और लास्ट 10 नंबर जैसे पढ़ोगे अल्जीरिया भी। क्या पढ़ोगे? अल्जीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है भी। अल्जीरिया किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप। कजाकिस्तान जो आप पढ़ोगे ये एशिया में। यानी विश्व के 10 आपको सबसे बड़ा जनसंख्या वाले, विश्व के 10 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की सतलीय सीमा कितनी है भी? ठीक है, भारत की सतलीय सीमा का जैसे जिक्र किया। भारत की सतलीय सीमा कितनी है? ये आपका क्वेश्चन है भी। तो भारत की जो सतलीय सीमा का जैसे जिक्र करते हैं 6100 है, या फिर 7516 है, या 15,200, या फिर 15,900। तो आप सब बच्चे जानते हैं भारत की जो सतलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। अभी 15,200 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ये भारत है, भारत की सतलीय, ये जो सतलीय सीमा पूछी गई है, सतलीय जो सीमा है, ये सतलीय सीमा तो आपकी 15,200 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद में जैसे भारत का जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, ये जो भारत है इसकी तटीय सीमा आपसे पूछे ना, तटीय सीमा जो रहेगी आपको 6100 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 6100 किलोमीटर। अगर इन तटियों में आप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और मिला दो तो आप कितनी रहेगी? 7516 किलोमीटर रहेगी। कितनी? 7516 किलोमीटर रहेगी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। भारत की सतलीय सीमा पूछिए तो आप सतलीय सीमा जो बताओगे वो तो रहेगी 15,000
200 वर्ग किलोमीटर रहेगी, कितनी रहेगी 15,000। तो सतलीय सीमा तो आपकी जो रहेगी वो कितनी रहेगी 15,000 है, 200 किलोमीटर रहेगी। अगर आपसे पूछे भी तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा आपसे 6100 किलोमीटर भी पूछी जा सकती है और 7516 किलोमीटर भी। ये 7516 जो है ये द्वीपों को मिला के हैं, और 6100 जो रहेगी वो 6100 जो आपके 9 राज्यों की जो सीमा लगती है ना, समुद्र के साथ 9 राज्यों की जो लगती है, उनका जैसे जिक्र करें तो 6100 किलोमीटर भी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अभी भारत का पश्चिमी, ये देखो ये भारत है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। तो यहाँ का जिक्र किया अभी, ये यहाँ पर कौन सा आपका सागर है और यहाँ पर आपका कौन सा सागर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पश्चिमी जो तट के ऊपर है आपका अरब सागर है, कच्छ की खाड़ी है, भूमध्य सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो सागर का जैसे जिक्र किया तो सागर कौन सा रहेगा आपका? अरब सागर, यानी पश्चिमी तट के ऊपर जो स्थित सागर कौन सा है वो आपका अरब सागर है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अरब सागर है, जैसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, क्या है आपका अरब सागर, यानी पश्चिमी तट के ऊपर यहाँ तो रहेगा आपका अरब सागर, और पूर्वी तट का जैसे जिक्र करें तो पूर्वी तट पर रहेगी आपकी बंगाल की खाड़ी, जिसको वे ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अब कच्छ की खाड़ी जैसे आ गई, कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी जो यहाँ गुजरात का जैसे ये जो हिस्सा है ना, टेढ़ा मेढ़ा जैसे हिस्सा यहाँ, ये आपकी क्या रहेगी? आपकी गुजरात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आती है। किस राज्य के अंतर्गत आती है? गुजरात। गुजरात राज्य का जो जामनगर है ना, कौन सा जिला है? जामनगर जिले के अंतर्गत आती है कच्छ की जो खाड़ी है, कच्छ का जो रण है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। भूमध्य सागर ये आपका जिक्र कर सकते हो, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर को काट कर ही क्या बनाई गई थी? आपकी सवेज नहर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? सवेज नहर बनाई गई थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं भी। अरब सागर, अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोचिन को। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचिन को। अरब सागर का पुत्र कहा जाता है किसको? लक्षद्वीप को। अरब सागर का पुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहा जाता है। सागर की रानी किसको कहेंगे? हमें कोचिन को कहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं भी, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरे बच्चों के साथ भी इसको क्या करो? शेयर किया करो। और इसकी जो PDF है, ये 11 जो क्वेश्चन है उसकी PDF आप बच्चों को क्या है टेलीग्राम चैनल के अंदर है मिल जाएगी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।